नमस्कार, कैंडिड कॉन्वर्सेशंस के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज मंगलवार है और प्रोफेसर अभय कुमार दुबे साहब हमारे साथ हैं और जो आज देश की वर्तमान राजनीति की हालत है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। सर, मैं सबसे पहले शुरू करना चाहता हूं हरियाणा में चल रहे विधानसभा चुनाव से। वहां पे सर, जब पिछले हफ्ते हमने बात की थी तो मैं थोड़ा सा सशंकित था कि शायद भाजपा उतना बुरा ना कर पाए जितना कि बुरा लोग समझ रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी ने वहां पे एक विजय संकल्प यात्रा शुरू की है कल से, और जैसा रिस्पांस हम लोग देख रहे हैं, जो खबरें वहां से आ रही हैं, वो तो लग रहा है कि भाजपा बहुत ही बुरी हालत में है। मतलब डबल डिजिट पहुंचना भी उसके लिए एक प्रयास करके डबल डिजिट पहुंचना होगा। दूसरा सर, एक डेवलपमेंट और हुआ कि योगी आदित्यनाथ जी को फाइनली उतारा गया है, कश्मीर में भी हरियाणा में भी। सुरजेवाला जी ने कल बयान दिया कि उनके जो यहाँ के उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स है कि वो राजपूत पॉलिटिक्स, राजपूतों को बहुत बढ़ावा देते हैं, उसका ऐसा उन पर आरोप है। तो सर, अभी पिछले एक हफ्ते में जो चुनाव पलटा है जिस तरीके से, उस पे सर मैं आपका जरा जानना चाहूंगा, आपका रिएक्शन। ज्ञानेश जी, चुनाव पलटा नहीं है। चुनाव वैसे ही चल रहा है जैसा कि शुरू से चल रहा था। चुनाव अगर पलटेगा तो फिर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पलटेगा। मुझे नहीं लगता कि चुनाव कहीं से भी पलटा है। चुनाव पहले दिन से ही कांग्रेस के पक्ष में था और लगातार उसी तरीके से जारी है। आपने विजय संकल्प यात्रा का जिक्र किया। विजय संकल्प यात्रा को जब मैं देखता हूं तो मुझे भारत जोड़ो यात्रा याद आ जाती है। जी, देखिए, भारत जोड़ो यात्रा ने हरियाणा में जब प्रवेश किया था तो कहां से प्रवेश किया था? जहां तक मुझे याद पड़ता है, पानीपत से उसने प्रवेश किया था। जी, और उसने वही रूट पकड़ा जो कि जीटी बेल्ट कही जाती है, यानी ये वो रूट है जो कि भारतीय जनता पार्टी का आधार क्षेत्र माना जाता है। भाजपा पिछले 10 साल से जो हरियाणा की राजनीति में अच्छा कर रही है, उसका सबसे बड़ा प्रमुख कारण ये है कि ये पूरा क्षेत्र जो है, पानीपत, अंबाला, ये पूरा क्षेत्र जो है, ये भारतीय जनता पार्टी की तरफदारी करता रहा है। तो राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा में जब हरियाणा से गुजरे थे तो इसी रास्ते से वो यात्रा गई थी और अपना संदेश देते हुए वो इसी रास्ते से गए थे। और अब जो विजय संकल्प यात्रा निकाल रहे हैं, विजय संकल्प यात्रा भी इसी रास्ते पर निकल रही है जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्य जनाधार है। इससे आप महसूस कर सकते हैं कि राहुल गांधी में या कांग्रेस में हरियाणा में कितना आत्मविश्वास है। उन्हें लगता है कि जो हमारे जहां हम जीत रहे हैं वहां तो हम जीत ही रहे हैं, वहां तो छोड़ दीजिए, वहां ज्यादा ठीक है। वहां कार्यकर्ता लोग काम कर रहे हैं, नेता लोग भी जा रहे हैं और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, ये सब लोग भी जा रहे हैं वहां पर। लेकिन हमें उस इलाके पर जोर देना चाहिए जो भारतीय जनता पार्टी का इलाका माना जाता है, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए सुरक्षित इलाका है। तो वो अपना फोकस वहां पर कर रहे हैं, यानी जो सबसे भाजपा की सबसे जो मजबूत कड़ी है, उनका हमला उस जगह पर है। ये बताता है कि इस वक्त हरियाणा में कांग्रेस किस तरह के आत्मविश्वास से गुजर रही है। अभी हमारे मित्र योगेंद्र यादव ने एक बड़ा अच्छा फिक्रा उन्होंने कहा हरियाणा के चुनाव पे। उन्होंने कहा हरियाणा के चुनाव की 3 तरह से व्याख्या की जा सकती है। पहली व्याख्या ये है कि कांग्रेस की वहां पर हवा है, दूसरी व्याख्या ये है कि कांग्रेस की आंधी है, और तीसरी व्याख्या ये है कि कांग्रेस की सुनामी है। आप जो जिस तरह चाहें उस तरीके से उसकी व्याख्या कर लें। अगर इसको हम लोग एक मुहावरे के तौर पे देखें, एक मेटाफर के तौर पे देखें, तो उसमें साफ ये दिख जाता है कि कांग्रेस हरियाणा में काफी अच्छी हालत में है और भाजपा तमाम कोशिशों के बावजूद भी कुछ ऐसा नहीं कर पा रही है जिससे लगे कि वो मुकाबले में आ गई है। चुनाव जीतना तो बहुत बात की बात है। जहां तक योगी आदित्यनाथ की आपने चर्चा की, भारतीय जनता पार्टी उनको हर चुनाव में उतारती ही है, दक्षिण भारत के चुनाव में भी उतारती है, तो हरियाणा में भी तो उनको आना ही था। लेकिन आप देखिए, हरियाणा में आने से कांग्रेस को एक मौका मिल गया, एक ऐसा मौका मिल गया जो शायद योगी आदित्यनाथ नहीं आते तो वो मौका उन्हें नहीं मिलता। जो रणदीप सिंह सुरजेवाला ने जो भाषण दिया है, उस भाषण को आप ध्यान से सुनिए। मैंने कम ही कांग्रेस के नेताओं को इस तरह का भाषण देते हुए सुना है। उस भाषण में सुरजेवाला कहते हैं कि ब्राह्मणों की राजनीतिक हत्या करके इनका कद बढ़ाया गया है और इनका असली नाम आदित्यनाथ नहीं है, इनका असली नाम तो अजय सिंह बिष्ट है। इनको चाहिए कि ये अपना असली नाम बताएं। अच्छा, क्या ही अच्छा होता कि एक ऐसे साधु साबित होते जिसकी साधु की कोई जात पात नहीं होती है। ये एक ऐसे साधु हैं जो कि खुलेआम कहते हैं कि भाई मुझे क्षत्रिय जाति में पैदा होने का गर्व है। इनका वो वीडियो तो आपको ध्यान ही है जो सब लोगों ने सुना था। और उसके बाद में वहां पर अभिषेक उपाध्याय ने उत्तर प्रदेश में, ममता त्रिपाठी ने जो लिस्टें पोस्ट की हैं, इन सूचियों में पूरी दी हुई है कि किन किन क्षत्रिय जाति के किन अफसरों को, किन लोगों को प्रमुखता देते हुए
सबके ऊपर सबको सुपरसीड करते हुए, उन्हें प्रमुखता देते हुए ये सरकार चल रही है। तो ये पूरा, ये योगी आदित्यनाथ की ये पूरी राजनीति न केवल उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचा रही, क्योंकि इससे लोगों के मन में सवाल तो पैदा होता ही है कि भाई ये क्यों आप ऐसा कर रहे हैं, ऐसा करने की आपको क्या जरूरत है। और अब हरियाणा में भी वो नुकसान है। हरियाणा में देखिए, जो भाजपा के जो ब्राह्मण मतदाता हैं और ब्राह्मण नेता हैं, वो नाराज, क्षुब्ध चल रहे हैं। रामविलास शर्मा को टिकट नहीं दिया गया। रामविलास शर्मा उन नेताओं में से एक हैं जो जब 2014 में भाजपा वहां अच्छा चुनाव जीती थी तो वही पार्टी के अध्यक्ष थे, और जब भाजपा को कोई देखता सुनता नहीं था, उस वक्त वही उनका झंडा लिए हुए घूमते थे। लगातार एमएलए रहे हैं, उसमें उनका टिकट काट दिया गया। टिकट काटने के साथ साथ उन्हें अपमानित भी किया गया, उदास रहे, उनकी आंखों में आंसू रहे। तो ऐसे में कांग्रेस उम्मीद कर रही है कि कांग्रेस का पहले से ही एक बड़ा जनाधार बन गया है, उस जनाधार में कुछ ब्राह्मण मतदाता भी जुड़ जाए, ये कांग्रेस उम्मीद कर रही है। कांग्रेस का जनाधार देखिए, अगर आप कागज में गिनती करें तो बहुत बड़ा है। आप मान लीजिए कि 26 से 28% करीब जाट मतदाता है, 21% के आसपास दलित मतदाता है, 4% के आसपास मुसलमान मतदाता है, 4% के आसपास जाट मतदाता है। तो अब यही सब मिलकर 53-55% करीब होने जा रहा है। और इसके साथ में अगर आप कुछ एक ब्राह्मण वोटों की छींटे भी इसके अंदर डाल लें, छौंक भी इसके अंदर डाल लें, तो ये एक इस तरह का जनाधार होता है जिसकी काट कर पाना भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल है। और जब हवा किसी पार्टी के खिलाफ होती है तो फिर ऐसे मत भी उस पार्टी के पास से निकल जाते हैं जो पारंपरिक रूप से उसके साथ रहे हैं। तो देखिए क्या 8 तारीख को नतीजा आता है। लेकिन अभी तो देखने में यही लग रहा है कि हरियाणा में भाजपा के लिए कुछ भी ठीक नहीं है, और कांग्रेस के लिए, कांग्रेस की तमाम समस्याओं के बावजूद कांग्रेस एक सहज स्थिति में है, सुविधाजनक स्थिति में है। जी नहीं, राहुल गांधी जब वहां गए हैं तो उन्होंने उनका भूपेंद्र हुड्डा और उनका कुमारी शैलजा का हाथ भी मिलवा दिया है, तो वो भी लग रहा है कि थोड़ा जो है मतलब सुधार हो रहा है उस वाली समस्या में भी। देखिए, जो दलित मतदाता है वो तो पहले से कांग्रेस की तरफ झुका हुआ है। जी जी। और इसके झुकने का एक सबसे बड़ा प्रमाण क्या है? सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि 2019 का जो लोकसभा चुनाव था उसमें कांग्रेस को 25-26% दलित वोट मिले थे, और कांग्रेस को करीब, और भाजपा को 54-55% दलित वोट मिले थे उसमें। लेकिन 2024 में बिल्कुल स्थिति उलट गई। भाजपा के दलित वोट 20-22% गिर गए और कांग्रेस के दलित वोट आगे बढ़ के 68% तक पहुंच गए। यानी दलित वोट मजबूती के साथ लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ खड़े हुए थे। कोई कारण नहीं है कि अब वो इधर फिर दोबारा भाजपा के पास चले जाएंगे। पूरी कोशिश कर रही है भाजपा। शैलजा की नाराजगी है, और वो नाराजगी भी मैं उनकी जायज मानता हूं। मैं ये नहीं मानता हूं कि नाराजगी उनकी गलत है। कुछ उल्टी सीधी टिप्पणियां भी कुछ लोगों ने उत्साह में आके उनके खिलाफ की। हाँ, तो उसकी वजह से वो नाराजगी उनकी स्वाभाविक है। लेकिन आलाकमान पूरी कोशिश कर रहा है कि नेतृत्व के स्तर पर जो अंतर्विरोध है उसको दूर किया जाए, क्योंकि जनाधार के स्तर पर तो कोई अंतर्विरोध है नहीं। जी नहीं, जो रणदीप सुरजेवाला ने बात कही वो सिर्फ मान ली ब्राह्मणों के रेफरेंस में कही है, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो योगी आदित्यनाथ की पॉलिटिक्स है, उनकी पार्टी के भीतर ही ऐसी आवाज उठती है। सिर्फ ब्राह्मण नहीं, ओबीसी भी उनसे नाराज है। केशव प्रसाद मौर्य इसी बात का पूरा ग्राउंड बनाते हैं वहां पे सेंट्रल कमांड से कि इनको हटाया जाए, क्योंकि इनकी इस राजपूत वाली राजनीति से ओबीसी वोट छिटक रहा। और 2019 के चुनाव में देखा गया कि 24 के चुनाव में 19 में जो वोट ओबीसी का वोट मिला था भाजपा को, वो 2024 में नहीं मिला है। तो योगी आदित्यनाथ दरअसल भाजपा की एक बहुत बड़ी दुविधा बन गई है जी। उनको भाजपा लगातार ये आकलन करती रहती है आजकल कि इनको हटाने से ज्यादा नुकसान है या इनको रखे रहने से ज्यादा नुकसान है। हटाने से उसको लगता है कि राजपूत वोट सारा का सारा छोड़ के चला जाएगा। राजपूत वोट भाजपा का उत्तर प्रदेश में पारंपरिक वोटर नहीं है, और ब्राह्मण ज्यादा भाजपा के साथ मजबूती के साथ राजपूत तो भी पहले जुड़ा रहा है। योगी आदित्यनाथ के आने से उसमें इजाफा हुआ और राजपूत वोट भी मजबूती के साथ इनको अपना नेता मान के भाजपा के साथ जुड़ गया। तो अब ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है। अच्छा, उनको रखा जाता है अगर, तो राजपूत वोट तो खैर जुड़ा रहेगा आपके साथ में, लेकिन खासतौर से दलितों में, अति पिछड़ों में और अति दलितों के अंदर गैर जाटव मतदाताओं में नाराजगी पैदा होती है। ब्राह्मणों में भी एक तरह का
अनमनापन पैदा होता है, नाराजगी तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन वो सोचते हैं अरे भाई क्या बात है, ऐसा क्यों है। दूसरे ब्राह्मणों में, भाजपा के ब्राह्मण मतदाताओं में एक भावना तो है कि अगर भजनलाल शर्मा के अपवाद को छोड़ दिया जाए, जो अभी हाल ही में घटित हुआ है, तो पिछले 10 वर्ष से भाजपा ने कभी किसी ब्राह्मण को मुख्यमंत्री नहीं बनाया। मतलब आप कह सकते हैं कि मैं उत्तर भारत की बात कर रहा हूं, उधर शायद देवेंद्र फडणवीस को बनाया है उन्होंने महाराष्ट्र में, लेकिन वो भी, उनकी भी हैसियत अब हटके उप मुख्यमंत्री की हो गई है और भाजपा भी उनको मुख्यमंत्री चेहरे के तौर पर लॉन्च नहीं कर सकती। तो ब्राह्मण मतदाताओं के साथ में भाजपा के संबंध जो है, किसी भी क्षण ऐसा कुछ घटित हो सकता है कि वो खट्टे हो जाएं, और ऐसा अगर हुआ तो वो भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक भविष्य के ऊपर बहुत बड़ा कुठाराघात होगा। सर, मैं कश्मीर चुनाव की जरा बात कर लूं। कश्मीर में खैर आज तीसरे फेज की वोटिंग हो गई है और वहां पे जो लोग कह रहे हैं 24 के चुनाव में कि बहुत वोट पड़ा, बहुत लोग निकल रहे हैं, बहुत ज्यादा वोट लोग दे रहे हैं। भाजपा उसको ये कहती है, और आज नीरजा चौधरी जी का एक लेख भी है कि वहां पे लोकतंत्र मजबूत हो गया है। ये क्या ओवर सिंप्लीफाई कर रहे हैं लोग कि बहुत लोकतंत्र मजबूत हो गया इसलिए लोग वोट दे रहे हैं, या गुस्सा है और कोई विकल्प नहीं है? मैं सर कश्मीर गया था खुद, हर 10 मीटर पे एक सेंट्रल फोर्सेस का एक आदमी बंदूक लिए हुए खड़ा है, उनके पास कोई विकल्प नहीं, वो धरना प्रदर्शन भी नहीं कर सकते हैं, वो कोई अपनी बात नहीं कह सकते हैं, उनका कोई प्रतिनिधि नहीं है, उनके पास एक ही विकल्प है, तो क्या करेंगे? आखिर में आकर के उन्होंने वोट ही देना एक है कि इस गुस्से को कैसे निकालेंगे। तो सर ये क्या थीसिस ये है भाजपा की, जब ये कहती है, और बहुत सारे मीडिया के लोग भी कहते हैं, पत्रकार भी कहते हैं, इसके पीछे थीसिस ये है कि लोकतंत्र का मुख्य लक्षण चुनाव है जी। अगर लोग वोट डाल रहे हैं या उनसे वोट डलवा दिया जा रहा है या वोट डालने का ही विकल्प उनके पास है, जैसा कि अभी आपने बिल्कुल ठीक ही कहा, तो वो लोकतंत्र मजबूत हो गया। अब जैसे इस बात की खबर छप रही है कि हुर्रियत के नेता जो थे जिलानी साहब, तो जिलानी जिस गांव के थे उस गांव में कभी वोट नहीं पड़ता था, चुनाव के दिन सन्नाटा रहता था। इस बार उस गांव में वोट पड़ रहा है, तो अब ये लोकतंत्र के मजबूत होने की निशानी है। अच्छा, ये बात पूरी तरह गलत भी नहीं है। जो इलेक्टोरल डेमोक्रेसी है, हमारा चुनावी लोकतंत्र है, उसमें कहीं चुनाव हो और नियमित रूप से चुनाव हो, चुनाव के जरिए सत्ता की संरचना बने, सरकारें गठित हो, ये लोकतंत्र की एक प्रमुख अभिव्यक्ति है। अगर आप इसको निकाल लेंगे तो लोकतंत्र में क्या बचेगा? खत्म हो जाएगा लोकतंत्र, फिर तो किताबी हो जाएगा पूरी तरीके से। क्योंकि इसी चुनावी गोलबंदी के जरिए ही राजनीति होती है, समुदायों की गोलबंदी होती है, लोगों का राजनीतिक शिक्षण प्रशिक्षण होता है, जनता तक राजनीतिक संदेश पहुंचाए जाते हैं, नेता पैदा होते हैं, नेताओं का उत्थान और अवसान होता है, इसी चुनावी गोलबंदी के जरिए होता है। पार्टी सिस्टम इसी के आधार पर चलता है, पार्टी प्रणाली। लेकिन अब इसमें दिक्कत यह है कि अगर धरना प्रदर्शन करने का अधिकार नहीं है तो फिर ये चुनावी लोकतंत्र आधा अधूरा है। अगर अपनी आवाज बुलंद करने का अधिकार नहीं है तो चुनावी लोकतंत्र आधा अधूरा है। अगर सरकार की कठोर आलोचना करने का अधिकार नहीं है तो चुनावी लोकतंत्र आधा अधूरा है। लोग कहते हैं ये सब बुद्धिजीवियों की बात है, ये बुद्धिजीवियों की बात है, नहीं है। आप कश्मीर में जाकर देखिए तब समझ में आता है कि बुद्धिजीवियों की बात नहीं है। जनता, लोगों को अधिकार होना चाहिए इस बात का, वो फिर करे या ना करे। अरे सर, मैं बता रहा हूं, मैं गया था पिछले साल सर कश्मीर में, तो हमने वहां पे लोगों से कहा गांव में जाकर के कि हमें कैमरे पे आप मत बात करिए, एटलीस्ट आप पर्सनल बातचीत तो कर लीजिए। वो कह रहे नहीं सर, आप मेरे तरफ आइएगा मत, मेरे घर मत आइएगा, मेरे मोहल्ले मत आइएगा, नहीं तो यहाँ पे मतलब पुलिस देख लेगी या फौज देख लेगी कि इनके यहाँ कोई बाहरी व्यक्ति आया था। इतना डर है लोगों के मन में। नहीं, पूरी तरह देखिए, वो तो कश्मीर में बड़े पैमाने पर सुरक्षा बल तैनात हैं, फौज है और अन्य सुरक्षा बल तैनात हैं, तो अभी भी जो जकड़बंदी है सुरक्षा बलों की वो पहले वैसी की वैसी मौजूद है। अब जिस तरह अब आप उत्तर पूर्व के राज्यों में जाइए, उत्तर पूर्व के राज्यों में भी अभी आर्म फोर्स स्पेशल पावर्स एक्ट है, अभी 2 राज्यों के अंदर उसको फिर से विस्तार कर दिया गया है उसका, तो वहां भी इस तरह की स्थिति है। तो हमारा अब ऐसी स्थिति उत्तर प्रदेश में तो नहीं है, ऐसी स्थिति मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में इस तरह की स्थिति तो नहीं है। तो ये कुछ राज्य हैं जहां पर लोकतंत्र है भी और लोकतंत्र पूरा नहीं भी है, ये स्थिति है। अब कश्मीर की विशेषता, ये कश्मीर की खास बात ये थी कि भाई 2019 में इन्होंने धारा 370 का जो 35A वाला हिस्सा था उसको निष्प्रभावी कर दिया। निष्प्रभावी करने के बाद में इनको उम्मीद थी कि
ऐसी राजनीति बनेगी इससे भारतीय जनता पार्टी को लाभ होगा। तो अब भारतीय जनता पार्टी उसी जो राजनीतिक शतरंज जिसने 35 से हटाने से पहले अमित शाह ने वहां बिछाई थी राजनीतिक शतरंज, उस राजनीतिक शतरंज के एक मोहरे इंजीनियर रशीद थे, एक मोहरे शाह फैसल थे जो IAS अफसर थे। उन दोनों की पार्टियां थी, उन दोनों पार्टियों के बीच में अमित शाह ने गठजोड़ करा दिया था। वो वापस चले गए IAS वापस। हाँ, वो मैं बता रहा हूँ कि ये जो एक, और भाजपा का मानना था कि हमने जो शिया मुसलमानों के इलाके हैं घाटी में उनमें काफी काम किया है वगैरह वगैरह, मतलब इस तरह की एक उन्होंने अपनी तरफ से एक पेशबंदी की थी। उन्होंने उम्मीद थी, फिर परिसीमन के जरिए वो चाहते थे कि कुछ नया घटित हो जाए, नई परिस्थिति बदल जाए। फिर दूसरे आरक्षण वहां लागू किया गया, तो आदिवासी सीटें 8 या 9 आदिवासी सीटें आरक्षित हैं, शायद कुछ दोनों मिला के 17 हैं। अनुसूचित जातियों के लिए, दलितों के लिए 8 या 9 सीटें आरक्षित हैं। तो ये सारे नए तत्व हैं कश्मीर के चुनाव में कि भाई वो जो 17 सीटें हैं जो अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए हैं वो किसके पास जाएंगी, ये एक बड़ा सवाल है। दूसरा बड़ा सवाल यह है कि क्या कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास जम्मू में इतनी ताकत है कि वो भारतीय जनता पार्टी के दबदबे का मुकाबला कर पाए, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। तो इस तरीके से अगर ये दो घाटी में तो तय है, घाटी में तय है भाई कुछ सीटें दक्षिण घाटी में, दक्षिण कश्मीर में PDP जीत सकती है, 2-3 सीटों पे इंजीनियर रशीद भी जीत सकते हैं। बाकी सीट एक आध कोई सीट हो सकता है भाजपा कहीं निकाल ले, बांदीपुर में निकाल ले या हब्बा कदल में निकाल ले, एक आध सीट है। बाकी सब तो नेशनल कॉन्फ्रेंस तो कांग्रेस का खेल है पूरा का पूरा। वहां पर भाजपा तो 28 सीटों में चुनाव ही नहीं लड़ रही है, केवल उसने बहुत सारे निर्दलियों को लड़ा के उनकी ऊपर पैसा खर्च किया गया है, योजनाबद्ध तरीके से भाजपा लड़ा रही है ताकि परिस्थिति गड़बड़ा जाए। मतलब अब पूरा मामला जो है ना वो धुंधल का स्पष्टता ना रहे चुनाव में। तो घाटी में तो फिर भी ये भी जीत जाएंगे, तो ये सब कुल मिलाकर गैर भाजपा सरकार को ही समर्थन देते हुए नजर आएंगे। मुझे नहीं लगता कि ये लोग भाजपा के साथ जाएंगे, क्योंकि भाजपा के साथ वो गई थी एक बार महबूबा मुफ्ती, आज तक उनके दामन पे दाग लगा हुआ है। 2 लोकसभा चुनाव कितनी बुरी तरह वो लोग हार चुके हैं, 19 का हार चुके हैं और अभी का हार चुके हैं। तो मुझे लगता है कि कश्मीर में सरकार कौन बनाएगा ये ज्यादा काफी कुछ जम्मू के नतीजे पर निर्भर करता है, और जो आरक्षित सीटें हैं आरक्षित सीटों के नतीजों पर भी निर्भर करता है। जी सर, 370 हटा, और एक जो चीज लोग भूल जाते हैं, सारा फोकस चूंकि कश्मीर और जम्मू पे रहता है, लद्दाख जो है वो अलग एक यूनियन टेरिटरी बनी और उसको जैसे लगता है हम लोग भूल ही गए हैं। और वहां के एक बड़े एक्टिविस्ट हैं, साइंटिस्ट हैं, सोनम वांगचुक जी, वो पिछले 20-25 दिनों से पैदल 150 लोगों को लेकर के, सिर्फ उसमें बुजुर्ग लोग हैं, कुछ 80-80 साल के लोग हैं, वो पैदल एक पदयात्रा करके दिल्ली पहुंचे हैं कल शाम को, और उनको 2 अक्टूबर को कल गांधी जी के समाधि स्थल पर जा करके अपना वो खत्म करना था ये पदयात्रा। और देखिए दुखद है कि उनको कल दिल्ली के बॉर्डर पर रोक लिया गया है और उनको बवाना पुलिस स्टेशन ले गए हैं। और जैसे किसानों के साथ किया था, अब चूंकि किसान नजदीक के थे, पंजाब और हरियाणा के थे, ताकत थी, संख्या ज्यादा थी, ये बेचारे 150 सीधे साधे लोग वहां से चल के आ रहे हैं। सर ये क्या डेमोक्रेसी है? और 150 लोगों के लिए वहां पे 1000 पुलिस वाले लगा दिए गए, उनको रोको, डिटेन करो, थाने भेजो, ये कितना डर क्यों है सर? देखिए, प्रतिरोध, संघर्ष और विरोध की कोई भी आवाज दबाने की हर तरह से कोशिश की जाती है। अब आप सोनम वांगचुक को देखिए, आप सोनम वांगचुक एक तरह के नेशनल ट्रेजर हैं जी, मतलब उनकी जो हैसियत है। और 3 इडियट फिल्म में जो आमिर खान का किरदार था वो उन्हीं से प्रभावित था, उन्हीं से प्रेरित था। और उन्होंने लद्दाख में जो आंदोलन किया, उस आंदोलन की वजह से भारतीय जनता पार्टी को बहुत नुकसान हुआ। लद्दाख में पूरा लद्दाख उन्होंने भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार के खिलाफ कर दिया। पिछले चुनाव में भी नुकसान हुआ, हार गए वो। और वो ये इस चीज से भाजपा उनसे बहुत नाराज है, सोनम वांगचुक से, कि उन्होंने भाजपा का एक सीट भाजपा के हाथ से उन्होंने लद्दाख की सीट निकलवा ली। देखिए जो सोनम वांगचुक के साथ कर रहे हैं, अब ये दुख की बात है कि इस चीज की खबर नहीं आती है ना। हाँ, मतलब ये ऐसी चीज की खबर दब जाती है, जबकि घटना दिल्ली की सीमा पे हुई है। सोनम वांगचुक के लद्दाख के आंदोलन की खबरें आती थी, लेकिन वो अंदर के कहीं पेजों में होती थी, ढूंढ ढूंढ के पढ़नी पड़ती थी। लेकिन इसका भी नुकसान होगा बहुत, मतलब लद्दाख को जिस तरीके से अलगाव में डाला है, इसका भी भारतीय जनता पार्टी को बहुत नुकसान होगा। इस प्रकार से अब वो जमाना चला गया जब भाजपा राष्ट्रवाद के नाम पर, राष्ट्रीय एकता के नाम पर और इसी किस्म की दूसरी बातों के नाम पर के साथ सहयोग ज्यादा प्रमुख बात है, संघर्ष को प्राथमिकता नहीं दी जानी चाहिए। ये जो पूरा थीसिस है भारतीय जनता पार्टी की,
ये थीसिस बुरी, इस थीसिस की गोद पिट चुकी है और ये 2024 के चुनाव में भी इसका परिणाम दिखाई पड़ा, अभी विधानसभा चुनावों में भी इसका नतीजा दिखाई पड़ेगा। जी सर, एक और खबर आई कल कि जो आपको याद होगा पिछले 10 हफ्ते 10 दिन से एक बहुत ही बड़ा मैटर हो गया था, तिरुपति में के लड्डुओं में, प्रसाद में जो है वो जानवरों की चर्बी मिलाई गई घी में, और बहुत उस पर डिबेट चली, लगातार डिबेट चली। अब तो सर कल कोर्ट में हो गया कि उसमें तो, उस रिपोर्ट में तो कहीं नहीं लिखा है कि उसमें कोई मिलावट थी या कोई ऐसे मेरा ही कहा था ज्ञानेश जी, आपको ध्यान होगा मैंने पब्लिक इंडिया के मंच पे और जहां जहां मैं बोलता हूं, मैंने पहले ही कहा था कि ये सिर्फ एक ट्रिगर पॉइंट खोजने की कोशिश है। चंद्रबाबू नायडू अपने प्रदेश में एक ट्रिगर पॉइंट खोजना चाहते हैं क्योंकि उन्हें डर है इस बार हम चुनाव जीत गए, अगली बार जगनमोहन की पार्टी चुनाव जीत जाएगी और जितनी ताकत से ये चुनाव जीते हैं उतनी ताकत से वो चुनाव जीतेंगे। तो पहले से उन्हें एक एंटी हिंदुओं में अलोकप्रिय हो जाए ये करने की कोशिश, लेकिन वो ना, ये उन्हें पता है कि वो उनका ईसाई या हिंदू धर्म, ईसाई उनकी पूजा पद्धति क्या, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनकी जो रेड्डी होना, उनका जो है, जो रेड्डी होने की उनकी पहचान है, वो रेड्डियों को नेता है, उनके पिताजी रेड्डियों के बहुत नेता हैं। उनके पिताजी के खिलाफ भी बहुत ही कैंपेन चलाते थे कि ये ईसाई हैं, बहुत हिंदू विरोधी हैं। कभी भी 10 साल तक वो रहे राजशेखर रेड्डी, और दुर्घटना में निधन न हुआ होता तो अभी वो होते और वही आंध्र प्रदेश की राजनीति के सिरमौर होते, क्योंकि बहुत जबरदस्त नेता थे वो। और इधर भाजपा भी कोशिश कर रही है कोई हिंदू प्रतिक्रिया गोलबंद होकर उसका कोई ट्रिगर पॉइंट मिल जाए। अब आप सोचिए, जगत प्रकाश नड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ही कहा कि हमने चंद्रबाबू नायडू से कहा है कि वो अपनी रिपोर्ट हमें भिजवा दें और हम उसकी जांच कराएंगे, रिपोर्ट की, मतलब एफएसएसआई से जांच कराएंगे, संगठन जो खाद्य पदार्थों की शुद्धता की जांच करता है। अभी उसके बाद खबर नहीं आई कि चंद्रबाबू नायडू ने रिपोर्ट भेजी कि नहीं भेजी, और उनके बाद मंगाने की क्या जरूरत है भाई? रिपोर्ट तो हर टीवी चैनल में है, मैंने खुद देखी है रिपोर्ट। वो रिपोर्ट गुजरात की एक लेबोरेटरी से निकलवाई गई है और उसकी रिपोर्ट का जो मेन हिस्सा है, प्रमुख हिस्सा है, उसके अंदर मिलावट का कहीं जिक्र नहीं है। एक नेक्स्चर है, उसके अंदर मिलावट का जिक्र है और उसमें भी मिलावट का क्या प्रतिशत है ये नहीं है। उसके आधार पर सरकारी वकील ये नहीं कह सकते थे कि मिलावट है उसके अंदर। तो सुप्रीम कोर्ट ने तो पूरा चंद्रबाबू नायडू का तो भंडा फोड़ दिया है, एकदम पूरी तरह पोल खोल दी है कि भाई जब आपको विश्वास नहीं था कि वहां उसमें मिलावट है, तब आपने ये बयान क्यों दिया? आपने, आप क्या चाहते हैं इसके जरिए? तो बहुत बड़ा सवाल है। हर जगह सांप्रदायिकता भड़काना, ईसाई विरोधी सांप्रदायिकता भड़काना, मुसलमान विरोधी सांप्रदायिकता भड़काना, ये हथकंडा बहुत ही घिस पिट गया है। ये अब नहीं चलेगा। मैं आपको बताऊं, ये हथकंडा अगर चल पाता तो फिर राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के जरिए ही भाजपा उत्तर प्रदेश का चुनाव या देश का चुनाव जीत लेती। ये सब हिंदू करने से कुछ नहीं होने वाला है, या ईसाई विरोध से कुछ नहीं होने वाला है, मुसलमान विरोध से कुछ नहीं होने वाला है। इन लोगों को जमीन पर बेरोजगारी घटानी होगी, महंगाई कम करनी होगी, लोगों की आमदनियां बढ़ानी होंगी, देश के अंदर कोशिश करके इस तरह की नीतियां बनानी होंगी कि एक मैन्युफैक्चरिंग रिवॉल्यूशन हो, जिससे बड़े पैमाने पर देश की जनता, शिक्षा व्यवस्था ठीक करनी होगी। बहुत कुछ न करना है, वो कुछ नहीं करते ये लोग, केवल आप योगी आदित्यनाथ के भाषणों को सुन लीजिए जो हरियाणा में दे रहे हैं, दिन रात उत्तर प्रदेश में देते रहते हैं। शर्म नहीं आती इन लोगों को? जनता इनको वोट नहीं दे रही है, लगातार एक ही बात दोहराते रहते हैं और ये 10 साल से जनता सुन बोर हो गई है। सर महाराष्ट्र में एक मुद्दा धीमे धीमे पक रहा है। अजीत पवार जब से इस सरकार में शामिल हुए हैं तो भाजपा के भी काडर का कहना था कि इनको लाने की जरूरत क्या थी, एकनाथ शिंदे के साथ हमारी अच्छी खासी सरकार चल रही थी, इनको लाया क्यों गया है? और आप देखिए देवेंद्र फडणवीस भी कभी कभी कुछ देते हैं कि नहीं अजीत पवार कहने से हमारा कुछ एनसीपी का वोट तो हमारे पास आया नहीं। और कभी कभी खबर आती है कि अजीत पवार भी थोड़ा थोड़ा फीलर भेजते रहते हैं अपने घर पे कि क्या वापसी हो सकती है, नहीं हो सकती है। आपको सर क्या लगता है कि दरवाजे बंद हो चुके हैं या देर सवेर अजीत पवार वापस चले जाएंगे शरद पवार के यहाँ? भाई अगर शरद पवार ने सही आकलन कर लिया होगा तो अजीत पवार को लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी। वो सब लोग एक दूसरे से पारिवारिक रिश्तों से, रक्त संबंधों से बंधे हुए हैं, सब एक दूसरे साथ निजी संबंधों में एक मिलते जुलते भी हैं और साथ में राजनीति भी चलती रहती है। और अजीत पवार जिस तरीके से उन्होंने शरद पवार के साथ मीटिंगें की थी छोड़ने के बाद में, वो मीटिंगें भी बड़ी रहस्यपूर्ण थी, हम लोगों ने उस मीटिंगों पर चर्चा भी की थी। तो वापस तो वो जा सकते हैं, मैं मानता हूँ शरद पवार उनको वापस ले लेंगे, लेकिन उससे पहले शायद कुछ शर्तें वर्तें उनकी होंगी, कुछ शर्तें वगैरह रख रहे होंगे। और अजीत पवार की बेचैनियां तो जग जाहिर है,
उनका महायुति में कोई, उनका भुजबल का महायुति में कुछ खास बचा नहीं है। तो विधानसभा चुनाव से पहले कुछ भी घटित हो सकता है। महायुति अगर टूटेगा तो वो अजित पवार और छगन भुजबल के लौटने से ही टूटेगा। जी, एक सर आखिरी सवाल है बिहार से कि प्रशांत किशोर जी काफी पदयात्रा वगैरह करके अब वो कल 2 तारीख को 2 अक्टूबर को गांधी जी की जयंती पर अपनी एक पार्टी जो जन स्वराज जो चलाते हैं उसको पॉलिटिकल पार्टी में कन्वर्ट कर रहे हैं। और हालांकि उनका ये था गांधी जी को ही वो झंडा उठाए हुए हैं, गांधी जी के ही जयंती पर वो कर रहे हैं, लेकिन उनका पहला वादा ये हमारी अगर सरकार बने तो हम लोग जो है वो शराबबंदी खत्म कर देंगे, शराब यहाँ को हम लोग बेचना शुरू कर देंगे। ये उनका पहला पॉलिटिकल कमिटमेंट है गांधी जी की जयंती पर। सर कितना सीरियसली हम लोगों को देखना चाहिए अभी प्रशांत किशोर को? भाई देखिए, वो नई उभरती हुई ताकत है और वो काफी लंबे अरसे से लगे हुए हैं और उनका काम करने की एक खास तरह की शैली है। जिस तरह आम आदमी पार्टी बनी उनकी शैली वो नहीं है, जिस तरह और दूसरे राजनीतिक दल बनते हैं उस तरह की शैली नहीं है। उन्होंने जिस तरीके से कार्यकर्ताओं को जुटाया है, उन कार्यकर्ताओं को नियोजित किया है, उन सबको, उनके पास वेतन भोगी कार्यकर्ता हैं, हम सब लोग जानते हैं, जो आमतौर पर नहीं होते हैं, मतलब तो एक हमारे जैसे, मेरे जैसे व्यक्ति के लिए ये उनकी राजनीति में उनका उत्थान देखना एक दिलचस्प बात है। क्योंकि अगर ऐसा व्यक्ति राजनीतिक रूप से सफल होता है और चुनाव में उसे सफलता प्राप्त होती है, तब फिर एक नया पैटर्न उभरेगा पार्टी बनाने का, चुनाव लड़ने का और जनता की गोलबंदी करने का। उनका तरीका बिल्कुल दूसरी पार्टियों से भिन्न तरीका है उनका। और उस तरीके पे अलग से कभी चर्चा की जाए और एक ऐसे व्यक्ति को भी बैठाया जाए जो जिसने खास नजदीक से देखा है उनको बिहार में ऑपरेट करते हुए, तो अपने आप में काफी दिलचस्प बात है। पिछले दिनों उन्होंने जो लोकसभा चुनाव की राजनीतिक भविष्यवाणियां की थी वो काफी कुछ भाजपा के पक्ष में झुकी हुई थी। उनके पास अपने तर्क होंगे, मैं उससे इनकार नहीं कर रहा हूँ, भाजपा के पक्ष में झुकी हुई थी उनकी भविष्यवाणियां। उससे ये संदेश गया था कि वो दरअसल भारतीय जनता पार्टी का खेल खेल रहे हैं, ऐसा संदेश गया था। लेकिन ये नहीं भी हो सकता है, क्योंकि अगर प्रशांत किशोर बिहार में एक स्वतंत्र ताकत बनकर उभरते हैं तो वो जो भाजपा का जनाधार है उसको बांटेंगे। पहली नजर में ये लगता है कि ऊंची जातियों का भाजपा का जनाधार है, उसको वो बांट सकते हैं उसको। तब भाजपा कैसे उनके बढ़ते हुए प्रभाव को रोकेगी, क्या करेगी? क्योंकि प्रशांत किशोर को जो कुछ मिलेगा वो कोई तेजस्वी यादव के जनाधार से तो मिलेगा नहीं, वो कोई जितेंद्र मांझी के या उपेंद्र कुशवाहा के या चिराग पासवान के जनाधार से तो मिलेगा नहीं। उन्हें तो जो कुछ मिलेगा वो भारतीय जनता पार्टी का जनाधार से ही मिलेगा, जो ऊंची जातियों का जनाधार है वहीं से मिलेगा, कम से कम वो उनकी शुरुआती पूंजी होगी। तो ये एक देखने लायक बात है। जी जरूर। नहीं सर, एक नए तरीके के पॉलिटिक्स जहां पे कि अब चुनाव मतलब राजनीति में प्रबंधन हावी हो रहा है। पहले भाई एक कॉम्बिनेशन होता था कि आपकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, उसमें आप चुनाव लड़ते हैं तो 20% का प्रबंधन भी चाहिए होता था। अब शायद प्रबंधन 80% प्रबंधन हो जाएगा, विचारधारा और ये सब बाकी बातें बात की रहेंगी। ये देखना जरूर दिलचस्प होगा। सर हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और अगले हफ्ते हम लोग फिर से आपसे इसी कुछ राजनीतिक मुद्दों पर बात करेंगे। थैंक यू। धन्यवाद।